हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लक्ष्य एकेडमी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस सीरीज जिसका नाम है जीत आगाज की, इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 27 में 2022 में जो आपका क्वेश्चन आया था उसको सॉल्व किया था, और आज के क्लास में हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 30 मई 2022 में जो क्वेश्चन आया था उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है? तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि दिए गए दंड आलेख का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या गया है कि ये आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, इसमें आपको जो डिटेल्स दिया हुआ है, इसमें 5 कंपनी का डिटेल्स दिया हुआ है ना। क्या दिया हुआ है? दिया गया बार ग्राफ एक विशेष वित्तीय वर्ष में 5 कंपनियों के निर्यात और आयात को दर्शाता है करोड़ों में। ठीक है, तो क्या एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, अगर आप ध्यान से देखें तो एक्सपोर्ट को किस कलर से दिखाया गया है? रेड से, और इंपोर्ट को ऑरेंज कलर से दिखाया गया है। अब एक बात बताइए, हमें निकालना क्या है? एक्सपोर्ट टू इंपोर्ट का रेशियो सबसे ज्यादा किस में था? तो अगर आप ग्राफ को ध्यान से देखें तो यहाँ पे इंपोर्ट जो है आपका वो एक्सपोर्ट से ज्यादा है, तो इसका वैल्यू 1 से कम आ जाएगा। और यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि 38/32 करेंगे तो 1 से ज्यादा आएगा। तो अगर हम 38/32 करते हैं तो ये आएगा आपका 1.18 आ जाएगा। ठीक है, वही इसको देखिएगा तो ये 1 से कम है तो नहीं लेंगे इसको, ये हमको 1 से ज्यादा लग रहा है क्योंकि 58/52 है, तो ये क्या है? ये आ जाएगा आपका 1.11। और लास्ट जो कि ई है आपका, उसमें तो दिख रहा है क्लियर कि हमारा 1 से कम है, तो हमारा यही दो केस बचता है। अब इन दोनों में बड़ा कौन है? तो ये ज्यादा बड़ा है ना। तो किसका रेशियो सबसे ज्यादा होगा? तो कंपनी बी का। किसका? कंपनी बी का। आप कंपनी बी किस में है? तो ऑप्शन नंबर सी में। हर बड़ी में बी ऑप्शन नहीं मार देना है, आंसर है आपका कंपनी बी और ऑप्शन है वो सी नंबर, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The average run scored by Sunil in 17th inning is 37. What is his score in the 17th inning, thereby increasing his average score by 9 runs? देखिए हिंदी में समझा दे रहे हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि किसी टूर्नामेंट में कोई प्लेयर टोटल 17 मैच खेलता है। ठीक है, तो 17 मैच में जो उसका औसत है, एवरेज ऑफ कितना है 17 मैच का? 37 रन है। ठीक है, यहाँ तक चलिए। What is his score in the 17th inning, thereby increasing his average score by 9 runs? तो वो बोल रहा है कि 17वें मैच में वो कितना रन बनाया जिससे उसका एवरेज स्कोर क्या हो गया आपका? बढ़ गया 9 से। तो अगर हम 17वां मैच को नहीं पकड़े, अगर हम 16 मैच तक का बात करें तो 16 मैच का सम ऑफ जो रन्स होगा वो क्या निकल के आएगा? तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि 16 मैच का हमें क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। तो एवरेज कितना हो जाएगा एक बताइए? तो 37 कब हुआ? जब वो 17वां मैच खेला। तो जब वो 16वां मैच खेल रहा था तो उसका रन कितना बढ़ गया था? तो बोला यहाँ पे 9 बढ़ गया है, तो आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 29। कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा, है ना। नहीं सॉरी 29 नहीं होगा, यहाँ पे कितना माइनस करना है देखिए ध्यान से। यहाँ बोला है 37 - 9 करेंगे। ठीक है, 37 - 9 28 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये कितना हो गया? 28 हो गया। कितना मैच सम क्या हो जाएगा? तो मान लेते हैं उसको सम ऑफ 16 मैचेस को S16 लिख दे रहा है, और कितने मैच में? 16 मैच में। तो सम ऑफ वो 16 मैचेस का क्या हो जाएगा? सम ऑफ रन इन 16 मैचेस, तो 28 into 16 दैट इज 448 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 448। ठीक है, अब 17 मैच का जब हम बात करें तब एवरेज कितना है उसका? 37 का है। तो जो भी रन बनाया अगर उसको x माने तो हम क्या कह सकते हैं? 16 मैच का सम प्लस उसमें अगर x जोड़ दे तो वो, और डिवाइडेड बाय कितना मैच? 17 मैच में। तो S16 प्लस x इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो 37 into 17 हो जाएगा। अब एक बात बताइए, हमारे पास सम 16 मैचेस का कितना है? 448 प्लस x इज इक्वल टू 37 into 17 कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका 629। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 629 माइनस 448 दैट इज 181। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 181 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या बोल रहा है? इन अ कंपनी देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज। किसी कंपनी में से 2 प्रकार के कर्मचारी हैं। ठीक है, वर्कर एंड ऑफिसर। एक वर्कर है और एक ऑफिसर का है। द मंथली सैलरी ऑफ एन ऑफिसर इज 78,000 एंड द कंबाइंड एवरेज मंथली सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय। तो क्या बोला है कि ऑफिसर का जो अगर हम एवरेज सैलरी निकाले तो वो कितना ज्यादा हो रहा है किससे? एम्प्लॉय। नॉर्मल एम्प्लॉय का बात करते, दोनों का एवरेज निकाले तो एम्प्लॉय आएगा। तो एम्प्लॉय से भी उसका सैलरी कितना ज्यादा हो रहा है? 70,000 हो रहा है। ठीक है,
फिर क्या बोल रहा है कि एम्प्लॉय का जो एवरेज सैलरी है, व्हाइल द कंबाइंड एवरेज मंथली सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय इज 42,000 मोर देन, और सिर्फ अगर हम एम्प्लॉय का सिर्फ एवरेज सैलरी निकाले तो वो वर्कर के एवरेज सैलरी से 42,000 ज्यादा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली कंपेयर किससे किया गया है? वर्कर से। एक कॉन्सेप्ट ले लीजिए, जब भी आप लीनियर इक्वेशन या वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा, तो जब भी किसी से भी कंपेयर किया गया, मतलब जिससे कंपेयर किया गया उसको एक्स मानेंगे। तो किसके सैलरी से कंपेयर किया गया है? तो वर्कर के सैलरी से। तो मान लेते हैं, हम बोल सकते हैं ना कि लेट द मंथली सैलरी ऑफ वर्कर बी एक्स मान लेते हैं। ठीक है, अब एक बात बताइए, इसको हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम यहां बोले ऑफिसर और यहां बोलते वर्कर, अब एक बात बताइए, ऑफिसर का सैलरी वर्कर के सैलरी से कितना ज्यादा है? तो देखिए, एम्प्लॉय से उसका 78,000 ज्यादा है और एम्प्लॉय का वर्कर से 42,000 ज्यादा है। तो दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 1,20,000 रुपया ज्यादा है, प्लस एक्स भी होगा, तो 1,20,000 प्लस एक्स। ठीक है, वर्कर का कितना है? तो अभी हम लोग जस्ट देखें, एक्स है। अब एक बात बताइए, इन दोनों को लिंक कौन कर रहा है? एम्प्लॉय का सैलरी है ना, इन दोनों में रिलेशन कौन एस्टैब्लिश कर रहा है? एम्प्लॉय, एवरेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, मतलब दोनों निकाला जाए। तो दोनों का एवरेज सैलरी कितना है? तो वर्कर के सैलरी से, इस बात को समझिएगा, 42,000 प्लस एक्स। अब इन दोनों का एवरेज सैलरी कितना है? तो इन दोनों का एवरेज सैलरी जो है वो वर्कर के सैलरी से इतना ज्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पे मिक्सचर एंड एलिगेशन का कॉन्सेप्ट लगाइए, एलिगेशन का। ये जो माइनस होगा तो आपके पास कितना बचेगा? ये बचेगा आपके पास 42,000, करेक्ट। और इधर कितना बच जाएगा? इधर बच जाएगा 78,000। ये 3 जीरो खत्म, तो 42/78 है किसका? ऑफिसर टू वर्कर का। तो ये आपका कट किया जाएगा 21:39। हमसे मांगा क्या गया है? हम लोग से पूछा क्या है? व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज आर ऑफिसर। तो अगर सब एम्प्लॉयज को लिया जाए तो ऑफिसर कितना प्रतिशत है, मतलब हमें निकालना है ऑफिसर का परसेंटेज, मतलब कितने ऑफिसर वहां काम कर रहे हैं। तो देखिए, ऑफिसर और वर्कर को जोड़ेंगे तो टोटल एम्प्लॉय निकल के आएगा। तो टोटल आपके पास कितना है? 60 हम बोल सकते हैं। ऑफिसर कितना है? 21 है, तो 21/60 इंटू 100 करेंगे, है ना। ये और ये खत्म। अब 3 दूनी 6 और 3 7 21, 2 पंचे 10, 7 बचे 35, तो कितना आ गया आपका? 35% आ गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 35%, है ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। If alpha is an acute angle, which of the following option will not necessarily be equal to the value of sec alpha? देखिए, अगर अल्फा एक एक्यूट एंगल है, मतलब क्या? 90 डिग्री से कम है, तो सेक अल्फा का इनमें से कौन सा मान नहीं हो सकता है ना। तीव्र कोण जिसको बोलते हैं आप लोग एक्यूट एंगल, तो 1/cos अल्फा है ना। तो क्या हम सेक अल्फा को या 1/cos अल्फा को अगर हम इसका इन्वर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? सेक अल्फा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेक अल्फा हो जाएगा, है ना। ठीक है, 1/sin अल्फा को हम लोग क्या सेक में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो नहीं, 1/cosec हो जाएगा, और तो कुछ नहीं कर सकते, रहने देते हैं। ये जो 1 + tan स्क्वायर अल्फा है, मतलब आप किसको सेक स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो 1 + tan स्क्वायर अल्फा हम लोग फॉर्मूला जान रहे हैं, सेक स्क्वायर अल्फा होता है। ठीक है, tan अल्फा बाय sin अल्फा, तो अगर tan को आप ध्यान से देखें तो tan को sin अल्फा बाय cos अल्फा लिख सकते हैं, इनटू 1/sin अल्फा है ना। ये sin खत्म, 1/cos अल्फा ऊपर जाके फिर से सेक अल्फा हो जाएगा, मतलब ये बन जाएगा। तो ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। कौन नहीं हो सकता है? ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज कर्व्ड सरफेस एरिया इज 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो चीज दिया हुआ है, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो 2πr(h) होता है। क्या होता है? 2πr(h). वो कितना दिया हुआ है? 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। एक बात बताइए, ये पाई और ये पाई खत्म, ये 2 इसको 6 बार में, तो RH का वैल्यू कितना आया? 6 आ गया। ठीक है, चलिए यहां रखते हैं। एंड हुज कर्व इतना, एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स बेस इज 4 पाई सेंटीमीटर। अब एक बात बताइए, जो सिलेंडर का बेस होता है वो कैसा होता है? सर्कुलर शेप में होता है, तो सर्कल के शेप में होता है, तो उसका सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा? 2πr, है ना। वेरी गुड। तो सर्कमफ्रेंस आपका क्या हो जाएगा? तो हम लोग बोल सकते हैं 2πr इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? तो वो दिया हुआ है 4 पाई सेंटीमीटर दिया है ना। अब एक बात बताइए, ये पाई खत्म, ये 2 यहाँ आ गया, तो r इक्वल टू कितना आया? 2। अगर r 2 है तो अगर इसके इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट करें तो r के जगह पे 2 हो जाएगा और h इधर आ जाएगा, तो देयरफॉर h इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, है ना। ये 2 इधर जाके इसको डिवाइड कर देगा।
अब बात करते हैं कि निकालना क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई इंटू आर कितना है 2 का स्क्वायर 4 इंटू एच कितना है 3, 4 3 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब। 12 पाई, अच्छा देखिए यहाँ एक टाइपिंग एरर है, सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए सब में, है ना। चलिए तो 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब होगा, तो आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आंसर थर्ड हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर इज 4664। व्हाट इज द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। हमें क्या निकालना है, स्लैंट हाइट निकालना है, ठीक है, मतलब तिर्यक ऊंचाई जिसको हम लोग बोल सकते हैं। ये क्या है, एक कोन है जो आइसक्रीम वगैरह आप लोग खाते हैं ना, उस कोन के शेप में है। उसका रेडियस हमें कितना दिया हुआ है, तो रेडियस दिया हुआ है 28। रेडियस कितना दिया हुआ है 28 दिया हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास और क्या दिया हुआ है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया। अब एक बात बताइए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, तो अगर आपको याद होगा तो वो होता है पाई आर एल होता है। क्या होता है, पाई आर एल। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है हमारे पास, तो वो दिया हुआ है 4664 दिया हुआ है, और पाई को पाई रहने देते हैं, है ना। और इनटू आर कितना है, तो 28 है, इनटू एल कितना है, तो वो निकालना है। इसको रीअरेंज करके लिखते हैं, तो क्या हम लिख सकते हैं, पाई की जगह पे 22/7 इंटू 28 इंटू एल इज इक्वल टू 4664। अब बताइए 7 4 28 हो गया, करेक्ट। अब 22 4 88 हो जाएगा, है ना। 88 एल इज इक्वल टू 4664, ठीक है। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब जो आपका 4664 है, तो ये एल जब इधर आएगा तो 4664 डिवाइडेड बाय 88 है ना। अब ये जो है आपका, इसको काट दे रहे हैं कितने बार में, तो ये आपको इसको काट दे रहा है 53 बार में। कितने बार में, 53 बार में, ठीक है। वैसे भी अगर आप यहां कट करना चाहें तो भी होगा, कैसे, 11 4 जा करेंगे और ये 1166 हो जाएगा अगर हम इसको कितने से काट दें आपका, चलिए 11 नहीं, इसको हम लोग 8, हाँ ठीक है। तो अब हम लोग ये वाला टेबल को अगर ध्यान से देखें, यहाँ पे हमारे पास बचा क्या, इतना, तो इसको रहने दीजिए, यहाँ पे मिटा देते हैं। आपको जो मेन काम का है वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है ना। तो ये L इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, तो L इक्वल टू हो जाएगा 53। कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए क्या है, 53 सेंटीमीटर, तो बिल्कुल है, तो आंसर क्या हो जाएगा 53 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है। द नंबर 36 इज इंक्रीज बाय अ सर्टेन परसेंटेज। क्या बोला गया है कि संख्या 36 एक निश्चित प्रतिशत से बढ़ जाती है। कितना से बढ़ती नहीं पता, और वो 63 हो जाती है, मतलब रिवर्स हो जा रहा है, ठीक है। उसकी उस प्रतिशत की गणना करें, तो इसके हिसाब से हमें बताना है एरर परसेंटेज, हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो पहले बताइए कि ओरिजिनल नंबर हमारे पास क्या था, तो ओरिजिनल नंबर हमारे पास था 36। रीअरेंज करके न्यू नंबर क्या बन गया, मतलब मिस्टेक करने के बाद, तो वो हो गया 63। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 27। कितना हो जाएगा 27, है ना। देखिए 30 + 20 50, 7 6 13 63 हो जाएगा, ठीक है। तो जो मिस्टेक हुआ है कितना भरा है, तो 27 भरा है, और कितना में भरा है, तो ओरिजिनल नंबर 36 है, और इनटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे, है ना। 3 9 27 और 12 तिया 36 हो जाएगा। ये 3 4 12, 3 तिया 9 4 और ये 25, है ना। तो 25 तिया 75% से ये नंबर बढ़ गया है। आपका आंसर क्या हो जाएगा 75%, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आप लोग पूरा सीरियस हो जाइए एग्जाम को लेके, क्योंकि आप अभी भी अगर ये सोचिएगा पढ़ेंगे प्रैक्टिस करेंगे टाइम देंगे, तो अब वो समय नहीं रहा। आपको बस टारगेट रहना चाहिए, इस चीज को एम बनाए हैं अपना, जो टारगेट है हमारा हमें वो पूरा करना है। इस बार हमें सिलेक्शन लेना ही है, और हम लोग बार बार कह रहे हैं आपका सिलेक्शन होने से सबसे ज्यादा खुशी पेरेंट्स को होंगे और दूसरा हम लोग को होगा, ठीक है। अब है फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन टू 16 एंड 24। तो 16 एंड 24 का थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि इसका फॉर्मूला है क्या कि a/b = b/c करेंगे, c निकालना है तो क्या हो जाएगा b² हो जाएगा। बट आपको समझाने के लिए अगर प्रोपोर्शन में दैट मींस a/b = b/c में के फॉर्म में है, हमारे पास क्या है, a है b है c निकालना है ना, c निकालना है। तो क्या c = हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं b²a। तो ये चीज को याद रखिएगा, ठीक है। ये यहां से फॉर्मूला आया है। अब c का वैल्यू निकालना है, b कितना है 24 का स्क्वायर है, तो 24 × 24 कर देंगे, और बाय a कितना है 16 है,
तो 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24 है ना, 2 और ये 12, तो 12 तिया 36, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 36। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अच्छा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें गलती नहीं करना है। ये सब क्वेश्चन बहुतों को परेशान करता है ना। क्वेश्चन क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 25 देन a माइनस 15। ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ क्यूब है, क्या है क्यूब है, इसमें भी और इसमें भी। ये क्यों याद है हमको, तो रीजन ये है कि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ था और बहुत से बच्चों को इसमें डाउट था, मतलब एग्जाम के समय में उनका दिमाग काम ही नहीं कर रहा था कि करना क्या है इसमें, है ना। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया था। ट्विस्ट क्या किया गया था देखिए। अब एक बात बताइए, हमारे पास दिया हुआ क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 25 दिया हुआ है ना। यहाँ फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, तो एक बात बताइए, a माइनस बी का होल क्यूब, देखिए ध्यान से, यहाँ a माइनस बी के होल क्यूब के फॉर्म में, तो a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी होता है ना। इसको आप रीअरेंज करके ये भी लिख सकते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं सॉरी। तो अब एक बात बताइए, क्या हम a प्लस बी इक्वल टू जो 25 दिया हुआ है, और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये 25 के फैक्टर के फॉर्म में कर दिया हुआ है, ये मतलब स्प्लिट किया हुआ है ना, 15 और 10 के फॉर्म में, मतलब उसके पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। तो क्या हम इस a प्लस बी को 15 प्लस 10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एक बात बताइए, ये 15 अगर इधर जाएगा तो a माइनस 15 के फॉर्म में आ गया, तो ये क्या आ गया 10 माइनस बी हो गया, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान में रखिएगा, है ना। अब एक बात है, इसको इक्वेशन अगर 1 मान लें, अब निकालना क्या है, तो हमें निकालना है a माइनस 15 का होल क्यूब प्लस b माइनस 10 का होल क्यूब, है ना। अब एक बात बताइए, a माइनस 15 का जो क्यूब है उस या a माइनस 15 का जो वैल्यू है वो क्या आया आपके पास, 10 माइनस बी आया, तो ये क्या हो जाएगा 10 माइनस बी का होल क्यूब प्लस b माइनस 10 का होल क्यूब। अब ये चीज हमेशा याद रखिएगा, या तो आप इसको सॉल्व कीजिए उस फॉर्मूला पे बैठा के, लेकिन आप लोग अब कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो आपको अब क्या करना है, थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। हार्ड वर्क तो करना ही है प्रैक्टिस के लिए, लेकिन एग्जाम में स्मार्ट वर्क करना है। हमेशा याद रखिएगा कि अगर a माइनस बी का होल क्यूब प्लस b माइनस a का होल क्यूब रहेगा अगर, तो उसका वैल्यू 0 होता है। क्या होता है, वैल्यू 0 होता है। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। इसको गलती कर दी, यहाँ नहीं लिखना चाहिए था, इधर नीचे लिखना था। तो देखिए ध्यान से, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस b माइनस a का होल क्यूब, है ना, रिवर्स किया हुआ है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा बस। दूसरा ऑप्शन था आपके पास, आप इसको उसके फॉर्म पे फॉर्मूला पे बैठाते नेकालते, लेकिन वो लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा बी, दैट इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इफ p प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p इक्वल टू 26, ये भी पिछले ईयर का क्वेश्चन जो है ना, ये भी क्वेश्चन बहुतों को परेशान किया था। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है। यहाँ पे बच्चे सोच ही नहीं पा रहे थे कि इसको तोड़े कैसे, और यहाँ पे भी एक मिस्टेक किया गया है, क्यूब नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे p क्यूब है। आपके पास दिया क्या हुआ है वो देखिए, हमें दिया हुआ है p क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p इक्वल टू 26 दिया हुआ है ना। निकालना क्या है, p स्क्वायर प्लस 2p, ठीक है, वो तो ठीक है। अब एक बात बताइए, आप अगर इसको ध्यान से देखिएगा तो ये a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्म में लाया जा सकता है। कैसे, आप बोलिएगा सर कैसे आ सकता है, देखिए तो पहले a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला याद है या नहीं, आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो आज से याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, है ना। या फिर इसको ये भी बोल सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो बोलिएगा सर यहाँ पे a क्यूब तो है, b क्यूब तो है, प्लस यहाँ तो b क्यूब दिख नहीं रहा है। अच्छा एक बात बताइए, क्या हम दोनों साइड 1 ऐड कर सकते हैं, तो अगर एडिंग बोथ साइड 1 कर दे, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, ये सब सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है, ठीक है। आपको एग्जाम में इतना लिखना नहीं है, आपको जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। तो क्या हम यहाँ बोल सकते हैं p क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस, अब देखिए ये a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्म में आ गया। अब क्या फॉर्मूला है, तो 3a स्क्वायर b, तो 3 इंटू a स्क्वायर मतलब p का स्क्वायर, तो 3p स्क्वायर और इंटू 1 तो 1 रह जाएगा, प्लस
3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू पी इंटू बी कितना है 1 है, तो 3p हो जाएगा इज इक्वल टू 26 प्लस 1 27 हो गया। तो ये हमारा a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्म में आ गया। तो इसको क्या हम बोल सकते हैं, p प्लस 1 का होल क्यूब इक्वल टू 27। तो हम बोल सकते हैं p प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो p इक्वल टू 2 हो गया, है ना। अब अगर p का वैल्यू 2 है तो बताइए हमें निकालना क्या है, p स्क्वायर प्लस 2p। तो p का 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू 2 4 दैट इज 8। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए दैट इज 8 आपका करेक्ट आंसर जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। In a triangle ABC, CA is produced to P and an angle BAP is equal to 126 डिग्री। क्या बोला है, एक त्रिभुज ABC में मान लीजिए कोई ट्रायंगल है AB और C, ठीक है। तो ये मान लेते हैं A है, ये मान लेते हैं B है, ये मान लेते हैं C है। CA को P तक बढ़ाया गया है, तो CA को कहां तक बढ़ाया गया है, PA तक बढ़ाया गया, मान लेते हैं ये पॉइंट P है। एंगल BAP 126 डिग्री है, तो BAP ये वाला एंगल हो जाएगा 126 डिग्री, ठीक है। अब क्या बोला गया है कि यदि एंगल B और C का रेशियो 5:2 है, तो एंगल B और C का रेशियो कितना है 5 और 2 का रेशियो। तो इसको अगर हम रेशियो को अगर 5:2 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 5x एंड 2x लिख सकते हैं ना इसके फॉर्म में। तो 5x और ये हो गया 2x, ठीक। अब अगर आपको प्रॉपर्टी याद होगा ट्रायंगल का, तो अगर किसी ट्रायंगल में किसी साइड को प्रोड्यूस किया जाए, एक्सटर्नल साइड को, तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो एंगल बी और सी किसके बराबर होगा, इसके बराबर में। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं एंगल बी प्लस सी जो है, ये भी समझाने के लिए लिख दे रहा है आपको 126 डिग्री। इतना अगर समझ में आ गया है तो एंगल बी कितना है, तो 5x है प्लस 2x है इज इक्वल टू 126 है। ये कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7x, तो 126। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 126/7। अगर आपको टेबल याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो 18 7 जा 126 होता है। तो x का वैल्यू 18 डिग्री। हमें निकालना क्या है, तो क्या बोला गया है, हमें निकालना है हम द डिग्री मेजर ऑफ एंगल बी एंड सी। तो एंगल बी एंड सी का मेजरमेंट कितना है। अब एक बात बताइए, एंगल बी कितना है 5x है, तो एंगल बी इज इक्वल टू 5 इंटू 18 हो जाएगा दैट इज 90 डिग्री। एंगल सी कितना है 2x है, तो 2 इंटू 18 हो जाएगा दैट इज 36 डिग्री, है ना। तो यहां तक समझ में आ गया होगा आपको, आई होप। अब देखिए तो एंगल बी और सी का ऑप्शन किसमें है 1936, पहला ही ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। When the price of a watch was reduced by 20%, the number of watches sold is increased by 40%. मर्डर बोल रहे हैं। What was the effect on the sales in percentage? अब देखिए इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे ना, तो आपको वहां पे क्या कॉन्सेप्ट लगाना है। अगर आप सक्सेसिव डिस्काउंट वगैरह वाला पढ़े होंगे तो उसमें हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में एक फॉर्मूला लगाया था a प्लस बी इंटू AB/100, है ना। यहाँ पे भी ये लगाना है, लेकिन कैसे, तो जहां पे प्रॉफिट आ रहा है वहां प्लस और जहां पे लॉस हो रहा है वहां पे माइनस, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं इफेक्टिव चेंज जो होगा हमारा EC, उसको हम बोल सकते हैं x प्लस वाई प्लस XY/100, ठीक है। अब x कितना है, तो x हमारा कितना लॉस हुआ है, तो -20% का, प्लस y कितना है, तो y है हमारा 40% प्लस x इंटू वाई कीजिए, तो 20 इंटू 40 80 और 100 हो जाएगा 800 हो जाएगा, लेकिन माइनस के फॉर्म में क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो, है ना। तो ये क्या हो जाएगा -800/100, है ना। ये 2 0 2 0 खत्म। ये देखिए कितना बचा, तो 40 में 20 चला जाएगा, कितना बचेगा 20 बचेगा, और यहाँ पे आपके पास कितना बचेगा -8 बचेगा दैट इज 12। अब चूंकि ये प्लस में आया है मतलब क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो 12% इंक्रीज, 12% इंक्रीज, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो बिल्कुल आंसर, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। दी गई तालिका का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। 4 देशों में प्रति लाख प्रतिदिन परीक्षाओं की औसत संख्या क्या है। देखिए ये 4 देश हैं, यूएसए, स्पेन, इटली, चाइना। उसमें नंबर ऑफ टेस्ट पर डे पर लाख कितना हो रहा है, ये पॉजिटिव केसेस ये इतना निकालना, तो बस हमें एवरेज नंबर निकालना है कि कितने 4 तो 100 में, तो कुछ नहीं, कितना टेस्ट हो रहा है, तो इतना। देखिए सब में 3 0 कॉमन है तो ऐड करने में आसानी हो गया। देखिए 12 और 18 को ऐड कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 30, और इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो यहाँ पे भी आपके पास आ जाएगा 30। तो टोटल कितना हो गया, तो ये हो गया 60, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज कितने हैं, तो वो कितने हैं, तो 4 है। अब चूंकि आप कितना नीचे है यहाँ पे 1000 है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं ना, क्योंकि सेम हो जाएगा।
तो ये 4 इसको 15 बार में, दैट इज ये कितना हो गया 15,000 आपका एवरेज हो गया इन 4 देशों में टेस्ट पर डे पर लाख पे, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अब क्या है हमारे पास क्वेश्चन बॉटम, आसान सा क्वेश्चन है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 5 2 10, 10 + 1 11/2 का होल स्क्वायर माइनस 4 2 8, 8 + 3 11/4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, तो इसको मल्टीप्लाई में अभी कन्वर्ट कर देते हैं। 4 2 8, 8 + 3 11, 11/4 दैट इज 4/11। हम लोग जानते हैं ये कितना हो जाएगा, तो 121/4 माइनस 121/16 हो जाएगा, है इंटू 4/11। हम चाहे तो यहाँ पे भी अभी 4 को कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, नॉर्मली सॉल्व करते हैं। 16 तो 121 इंटू 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 400 और इधर 484 माइनस 363, कितना 363 नहीं 121 ना, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो कितने से मल्टीप्लाई होगा, वो हो जाएगा 121। ठीक है, तो ये हो गया आपका 121 इंटू 4/11। अब एक बात बताइए, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो 363, क्योंकि 4 और 1 माइनस करेंगे तो 3 का टेबल 121 पढ़ दिए, हो गया 16 इंटू 4/11। अब देखिए ये चीज, ये जो है बोलिएगा सर कैसे कटेगा, तो देखिए ये 35 बार में कटता है। यहाँ कितने बार में, 35 बार में, और ये 4 इसको कितना बार में, 4 बार में, तो 35 बटा कितना हो गया, 35 बटा 4 हो गया, है ना। अब आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो 4 8 32 होता है, कितना होता है, 4 8 32 होता है। ठीक है, 32 10 और 32 और ये कितना हो गया, तो 3 बचेगा, तो 32 इंटीजर 3 सॉरी 8 इंटीजर 32 लिखते 8 इंटीजर 3/4, 4 8 32, 32 + 3 35। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 8 इंटीजर 3/4, दैट इज ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये किसी डाटा दिया होता है, गिवन टेबल्स फॉर द रेवेन्यू कॉस्ट एंड टैक्स रेट, क्या दिया हुआ है कि टोटल कलेक्शन कितना होगा, टर्नओवर क्या हुआ है हमारा, कॉस्ट क्या है और टैक्स रेट क्या है। ठीक है, और किस में 6 साल का दिया हुआ है, द रेवेन्यू एंड कॉस्ट आर गिवन इन रुपीस लाख, और ये लाख में दिया हुआ है। ठीक है, हमारे पास और एक चीज क्या दिया हुआ है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, तो जो प्रॉफिट होता है, तो जो भी हम उसमें से जितना भी हमारे पास पैसा आया उसमें से अगर हम लागत को हटा दें तो वो हमारा सॉरी, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। हमसे पूछा क्या गया है, किसी वर्ष के लिए कर के बाद लाभ, उस वर्ष के लिए लाभ, उस वर्ष के लिए कर, किसी वर्ष के लिए कर इक्वल टू उस वर्ष, हाँ, तो 2015 से 2020 के लिए कर के बाद लाभ की कुल राशि, तो हमें बताना है कि टोटल ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ है। ठीक है, तो बताइए 2015 में आपका रेवेन्यू ये है, कॉस्ट ये है, तो प्रॉफिट कितना हुआ होगा, तो प्रॉफिट हम बोल सकते हैं हुआ है 62 - 30 32 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब अगर इसमें से टैक्स रेट भी है ना, तो अगर हम बात करें 2015 का, तो उसमें प्रॉफिट है आपका 32 का, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या हो जाएगा, तो टैक्स कितना लग रहा है 15% का, तो 32 कितने परसेंट का, 15% का, माइनस 4.8 हो जाएगा इसका 15%। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 27.2 हो जाएगा, है ना। 2016 में आपका प्रॉफिट कितना है, तो 2016 में 75 माइनस 35 है, दैट इज 40 है, प्रॉफिट कितना 40 है, तो टैक्स पे करने के बाद कितना का प्रॉफिट बचा, तो 40 माइनस कितना परसेंट, 10% का, तो 40 माइनस 4 हो जाएगा, दैट इज 36 हो जाएगा। 2017 का बात करें तो यहाँ प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो 2017 में हमारा प्रॉफिट है 84 माइनस 38, दैट इज 46 का, कितने का, 46 का। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो जाएगा, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाएगा 46 माइनस कितना है 10%, नहीं 15% है, तो 15% हो जाएगा आपका 6.9, कितना हो जाएगा 6.9। अब जब इसको माइनस कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 36.8 हो जाएगा। 2018 में आपका प्रॉफिट कितना हुआ है, तो 86 माइनस 40, 46 माइनस 40, एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है। 2017 का बात करें तो 2017 में प्रॉफिट हमारा कितना है, तो 2017 में 84 माइनस 38 है, तो ठीक है 46 का प्रॉफिट है।
और यहाँ पे कितना है 10 15% 6.9, अच्छा यहाँ माइनस करने में दो तो 39.1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 39.1 हो जाएगा। ठीक है, 2018 में 86 माइनस 40 करेंगे तो प्रॉफिट हो गया आपका 46 और 20% गया हुआ है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या हो जाएगा 42 और ये देखिए ये 4 और तो 46 माइनस इसका 20% कितना हो जाएगा इसका 20%, तो ये हो जाएगा 9.2 हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा कितना, तो बचेगा हमारे पास 36.8 यहाँ बचेगा। ठीक है, 2019 में कितना हो गया, तो 2019 में प्रॉफिट है आपका 45, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो जाएगा, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप 25% है, तो 25% किसका 45 में, तो 45 माइनस 25% दैट इज 11.25 तो बचेगा कितना 33.75। 2020 में प्रॉफिट कितना है, तो 2020 में भी प्रॉफिट 45 और फिर 25%, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डायरेक्ट लिख देते हैं, है ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो कितना है, तो वो भी 33.75 है। जब आप इन सब को इसको और इसको ऐड कीजिएगा तो आपका कितना आएगा, तो वो आ जाएगा आपका 206.6 लाख इतना। तो ये प्रॉफिट कितने का हुआ है इनका नेट प्रॉफिट, तो 206.6। देखिए क्वेश्चन हार्ड नहीं था, बस एडिशन में थोड़ा टाइम लगेगा ये सब क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की चलते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग 6 इंटू दिस। अच्छा एक बात बताइए, ये वाला जो पोर्शन है मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर का काम है, तो 600% है तो नीचे फिर 100 आ जाएगा, तो 6 ऑफ 6 ये कितना बच गया, ये पोर्शन 36 बच गया। ठीक है, अब उसके बाद ये कितना है 6 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू 36 दैट इज 36 ही हो जाएगा। यहाँ तक का पोर्शन ये खत्म हम लोग कर दिए। ठीक है, अब इधर डिवाइड है बीच में, अब ये वाला पोर्शन बताइए कितना बचेगा, तो 6 + 6 12 इंटू 6 कितना हो जाएगा 12 60 72 और 72 गुने 6 हो जाएगा, यही ना, देखिए करेक्ट है ना, 6 + 6 12 12 इंटू 6 72 तो 72 इंटू 6 और डिवाइडेड बाय 36 हो जाएगा, तो 36 दूनी 72 6 दूनी 12, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, है ना। इस तरीके से आप ब्रैकेट को पकड़ के पार्ट बाय पार्ट जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब बुक इज सोल्ड फॉर 1554, क्या बोला गया, एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य पर 26% की छूट दी जा रही है, तो अगर वो 26 तो वो मार्क प्राइस का % पे बेचा होगा, तो मार्क प्राइस का 74% पे बेचा होगा, है ना। अब बोला क्या है कि 1554 में हम बेच दिए हैं दैट इज 74%, तो हम क्या इसको बोल सकते हैं कि 74% ऑफ किसका मार्क प्राइस का, जिसको x मान ले, तो वो कितना पे बेचा, तो 1554 पे बेचा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1554 गुने 100 बटा 74 हो जाएगा ना। ठीक है, ये इसको कितने बार में काट देगा, ये इसको 21 बार में काट देगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2100, तो आपका मार्क प्राइस कितना हो गया, तो मार्क प्राइस आपका हो गया 2100, तो आंसर नंबर बी, जो ऑप्शन नंबर बी है आपका वो बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Malay walks around the circular field at the rate of 7 rounds per hour while Neha runs around it at the rate of 11 rounds per hour. They start in the same direction from the same point of इतना इतना, they shall first cross each other at, देखिए दो पर्टिकुलर पर्संस है, एक दूसरा है नेहा, एक फील्ड कर 7 राउंड 1 घंटे में लगा, नेहा 11 फुर्तीली है। दे स्टार्ट इन द सेम डायरेक्शन फ्रॉम द सेम पॉइंट, दोनों एक साथ स्टार्ट करता है 2:45 पे, दे शैल क्रॉस ईच अदर एट, तो इस टाइम अगर हम बात करें स्पीड ऑफ मलय का तो वो कितना है, तो 7 राउंड्स पर आवर बोल सकते हैं और अगर हम स्पीड ऑफ नेहा का बात करें तो वो 11 राउंड्स पर आवर है। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, तो 11 राउंड माइनस 7 राउंड दैट इज क्या हो जाएगा 4 राउंड्स पर आवर, कितना 4 राउंड्स पर आवर। तो अगर वो 1 घंटे में कितना 4 राउंड मारती है, तो 1 राउंड मारने में उसको कितना लगेगा, है ना, तो 1 राउंड हम बोल सकते हैं कि 1 घंटे में 4 राउंड, तो 1 राउंड में 15 मिनट, तो टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 राउंड, तो 1 राउंड वो कितने देर में लगाएगी 15 मिनट में लगाएगी, है ना। अगर वो 1 घंटे में 4 राउंड, तो 1 राउंड में उसका 4 बार, तो 1 घंटे में 60 मिनट, 60 डिवाइडेड बाय 4 15 मिनट्स आ जाएगा। दोनों स्टार्ट कितने पे किए थे 2:45 पे, तो मिलेंगे कितने देर बाद 15 मिनट बाद, तो कितना हो जाएगा 3 PM हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 3
PM। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। Work and time. A can do a piece of work alone in 96 days and B can do it alone in 104 days. In how many days can the duo working together complete the work? क्या बोल रहा है, A अकेले किसी काम 90 दिन में कंप्लीट कर रहा है, B उसी काम को 104 दिन में। तो बताइए अगर दोनों मिल जाता है तो कितने दिन में काम करेगा। क्योंकि नंबर्स बहुत बड़ा बड़ा है तो इसका हम लोग एलसीएम नहीं लेंगे, हम लोग क्या करेंगे, सिंपली सॉल्व करते चलते हैं। तो A का चलिए पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा अच्छा लगेगा। तो A किसी काम को कितने दिन में करता है, A 96 दिन में, B कितने दिन में करता है, 104 दिन में। दोनों का एलसीएम नहीं लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाए आपका 9 9 और 8 4 हो जाएगा। 96 ये कितने बार में, 104 बार में, ये कितने बार में, 96 बार में, है ना। तो टोटल वर्क कितना है, इतना है। दोनों मिला के एक दिन में कितना करता है, इतना करता है। तो दोनों मिल के अगर काम करेगा तो टाइम कितना लग जाएगा, तो 9984 डिवाइडेड बाय 104 प्लस 96 दैट इज 200। ये आपका कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 499, अगर 2 से काटे तो 2/100 आएगा, दैट इज 49.92 आ सकता है अगर पॉइंट में निकाले तो। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 49.92। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, ये तो हो गया। अच्छा एक क्वेश्चन रिपीट हो गया लग रहा है। चलिए, व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन 20,000 फॉर 9 मंथ्स, कितने महीने के लिए, 9 महीने के लिए, एट द रेट ऑफ 4% पर एनम, कितने महीने के लिए। तो आपका रेट कितना है, 4% का। तो व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, देखिए इस टाइप क्वेश्चन में क्या है कि आपको पावर में जितने क्वार्टरली क्या है तो 4 से इंटरेस्ट रेट को डिवाइड करते हैं और टाइम में मल्टीप्लाई करते हैं, एक ऑप्शन है। लेकिन वहां पे क्या होता है ना, कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे, आज वो सीखिए कैसे। तो अगर क्वार्टरली हो रहा है, मतलब एक साल का 4 पार्ट, तो अगर हम परसेंट का बात करें, ईयरली निकालेंगे तो 4% डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो वो 1% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 101% हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या है, टाइम। तो टाइम कितना है हमारे पास, तो 9 महीना है। तो 9 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, कितना आ जाएगा, 4 कर देंगे। ठीक है, अब इसको अगर मंथ में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, कितने बार में, सॉरी 9 डिवाइडेड बाय 3 करना होगा। चलिए ठीक है, अब हम लोग अगर बात करें तो टाइम हमारे पास कितना है, 9 मंथ्स का है। कितने मंथ्स का है, 9 मंथ्स का है। तो अगर आप बात करें इसको ईयर में कन्वर्ट करने का, अगर ध्यान से हम लोग देखें तो 9 महीने को वो ईयर का कितना पार्ट है, तीसरा पार्ट है। तो आपका टाइम कितना हो जाएगा, तो टाइम हो जाएगा आपका कितना, 3। तो आपके पास एक ऑप्शन ये है कि इसको हम सीधा हम क्या लिख देंगे, 3 इयर्स लिख देंगे। कितना लिख देंगे, 3 इयर्स लिख देंगे, है ना, क्योंकि क्वार्टरली का बात कर रहे हैं तो हम इसको ईयर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अगर ईयर का ये कितना पार्ट है, थर्ड पार्ट है, तो यहाँ 3 इयर्स लिख देंगे। दूसरा तरीका क्या है कि आपको इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आपको इसको पहले एक दूसरा है 9 मंथ्स है, तो 9 मंथ्स डिवाइडेड बाय अगर हम 12 कर दें, ठीक है, तो 12 करेंगे और इनटू करना पड़ेगा। तो एक बात बताइए, ये जो आपका है ये 3 बार में आ गया और ये कितने बार में, 4, और चूंकि क्वार्टरली है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 4 कट गया तो कितना बचा, 3 ईयर। समझ गए, पहले मंथ्स को ईयर में, क्वार्टरली है तो उसको 4 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया कितना, 3 ईयर। या फिर आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं, तो 3 ईयर। तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, तो अमाउंट हो जाएगा आपका कितना, 80,000। कितना हो जाएगा, 80,000, नहीं अमाउंट कितना दिया, 20,000 ना दिया हुआ, 80,000। चलिए कोई नहीं, हाँ, तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, तो हमारे पास है अमाउंट है, हाँ अमाउंट कितना है, तो हो जाएगा वो प्रिंसिपल 20,000 इंटू
1 प्लस आर बाई 100 दैट इज देखिए 1 है तो ये हो जाएगा 101/100 हो जाएगा टोटल, और टू द पावर 3 है। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 20,000, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 20,000 इंटू 101/100 इंटू 101/100 इंटू 101/100, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये दो जीरो खत्म, ये दो जीरो खत्म, आपके पास बचेगा कितना, तो आपके पास बचेगा ये 101, इसको टोटल मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 206 और 0602/100 हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास बचा क्या 20606.02। अब एक बात बताइए 20,000 में कितना ज्यादा है, तो ये इतना ज्यादा है, तो आपका इंटरेस्ट कितना हो गया 606.02, आपका इंटरेस्ट कितना हो गया 606.02 हो गया, ठीक है। चलिए 602 है ना, 2060 दिस इंटू दिस करेंगे तो 20, ठीक, अच्छा 20602 होगा यहाँ पे और यहाँ पे 2 होगा, तो ये क्या हो जाएगा 602.02, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 602.02, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The mark price of a shirt is इतना, let two successive discount offered by the store with 10% and X, मतलब क्या है कि कोई दुकानदार में एक शर्ट का दाम कुछ भी मार्क प्राइस X, मार्क प्राइस है हमारे पास, हम बोल सकते हैं 2150, कितना है मार्क प्राइस 2150, let two successive discount offered by the store with 10%, तो पहला सक्सेसिव डिस्काउंट हम बोल सकते हैं कितना है 10% का है, D2 हमारे पास X है, तो और बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस भी दिया हुआ है, वाह बहुत आसान कर दिया सब तो क्वेश्चन को, सेलिंग प्राइस है इतना, ठीक है। तो क्वेश्चन में पढ़िए क्या मांगा है, तो ज्ञात कीजिए, तो विक्रय मूल्य है तो x का मान ज्ञात कीजिए, सक्सेसिव डिस्काउंट जो दूसरा वाला लगा है उसका वैल्यू निकालना है। तो अगर आपको याद होगा सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला आता है वो क्या होता है, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस D1/100, तो आपको सीधा यहाँ परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं, पहले 10% गया है तो ये क्या हो जाएगा 90/100 है ना, 90/100 इनटू दूसरा में क्या है, तो वो है हमारा 1 माइनस D2 है, तो 100 माइनस D2 कितना है 100 माइनस x रहने देंगे, बाय 100 करेंगे और इनटू आपका क्या है, तो आपका मार्क प्राइस है 2150, कितना है 2150 है ना, और सेलिंग प्राइस कितना है तो 2150 है, सेलिंग प्राइस 2150 नहीं, सेलिंग प्राइस 1500 कितना है, तो 1505 है, ठीक है। अब देखिए तो सेलिंग प्राइस ये जो जीरो है आपको इसको ये ऐसे कट कर देगा है ना, तो इधर आपके पास कितना बचा, तो इधर आपके पास बच गया है सेलिंग प्राइस है 1505, और चूंकि ये 9 ये इधर खत्म हो जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा 20 बढ़ जाएगा और डिवाइडेड बाय ये 215 इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू 9 इंटू 100 माइनस एक्स बच जाएगा है ना, तो ये इसको शायद 70 बार में कट करता है, तो ये 70/9 इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स हो जाएगा, तो 70/9 करेंगे तो ये आ जाएगा 77.77 इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 माइनस 77.7, तो 22.222, तो 22.22%, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दैट इज 22%, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, रमेश ओपन अ फिक्स्ड डिपॉजिट, क्या बोला रमेश ने 80,000 जमा करके 3 साल के लिए अपने बैंक में सावधि जमा खाता खोला, फिक्स्ड डिपॉजिट जिसको आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं। बैंक ने उसे 7% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट दिया, 7% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसके एफडीआर का परिपक्वता, तो उसको अमाउंट कितना मिलेगा एक निकटतम के लिए, मतलब कंप्लीट होल नंबर का बात कर रहे हैं अगर हम नेचुरल नंबर का, तो हमारे पास अमाउंट निकालना है, प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल है हमारे पास 80,000, टाइम कितना है 3 इयर्स है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 7% है, बस फॉर्मूला पे बैठाना है निकाल लेंगे। तो पहले अगर हम अमाउंट का बात करें तो अमाउंट कितना निकल के आएगा, तो 80,000 इंटू 107/100 का पावर कितना 3 है, तो 80,000 इंटू 107/100 इंटू 107/100 इंटू 107/100 है ना, ये दो जीरो खत्म, ये 2 जीरो और ये 2 जीरो खत्म है, अब बचा क्या, तो 8 इंटू 107 इंटू 107 इंटू 107 हो जाएगा, करेक्ट। तो ये आ जाएगा आपका 8 इंटू 122043 होता है, इन तीनों का मल्टीपल मतलब 107 का क्यूब होता है 122043,
डिवाइडेड बाय 100 है। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 98003.44 आ जाएगा, है ना। अब एक बात बताइए, दिया कितना था? तो दिया था 80,000, प्रॉफिट तो हुआ है। अब निकटतम देखिए, निकटतम क्या है? तो यही है 98003। तो इस पॉइंट को अगर डेसिमल को छोड़ दिया जाए तो आंसर क्या हो जाएगा? 9803। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इफ द नंबर दिस देखिए इज डिविजिबल बाय 88, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x निकालना। हमारे पास क्वेश्चन क्या है? 5x 8146y। ठीक है, ये नंबर 88 से डिविजिबल है। अगर 88 से डिविजिबल है तो ये 8 और 11 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, है ना। 8 और 11 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर हम 8 के साथ चेक करें, अगर हम 8 को रख के चेक करें तो हम बोल सकते हैं इन तीनों नंबर जो होना चाहिए, ये तीनों डिजिट, ये भी 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 46y डिवाइडेड बाय 8 होना चाहिए। तो y का वैल्यू क्या हो जाता है? तो y का वैल्यू अगर आप ध्यान से रखें तो यहाँ क्या पुट करें कि ये 8 से डिवाइड हो जाए, है ना। तो आप क्लियर दिख रहा है, 8 पंजे 40 होता है, 6 बच गया, यहाँ पे क्या 64 होना चाहिए, 88, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा y का वैल्यू। तो y इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास? तो y का वैल्यू हो गया 4। तो नंबर क्या हो गया हमारे पास? हमारे पास नंबर हो गया नाउ, नंबर इक्वल टू हो गया 5x 81464। ठीक है, अब अगर ये 11 से डिविजिबल है तो हम लोग जानते हैं क्या होता है। तो ये फिर ये इसका सम माइनस कौन कौन सा? तो ये और इसका सम। तो अब देखिए, तो ये कितना होना चाहिए? तो इन दोनों का डिफरेंस 11 या उसका फैक्टर के फॉर्म में होना चाहिए, है ना। तो 4 प्लस 4 प्लस कितना है आपका? 4 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 5 माइनस ये कितना हो गया आपका? तो ये हो गया 6 प्लस 1 प्लस x हो गया, करेक्ट। तो 4 4 8 8 8 16 16 5 21 माइनस ये कितना हो जाएगा? 6 प्लस 1 7 और प्लस x हो जाएगा। तो 21 और 7 चला गया, कितना बच गया? तो 14 बच गया। 14 प्लस x ये कितना के बराबर होना चाहिए? इसका 11 के होना चाहिए। तो x इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा? तो यहाँ पे अगर हम x का वैल्यू क्या पुट करें कि 11 आ जाए, तो x का वैल्यू 3 पुट करने पे हमें ये आ जाएगा, सॉरी माइनस लगेगा ना, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर निकलेगा तो ये माइनस होगा। तो 14 माइनस x, तो ये 14 इधर चला जाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं x इधर चला जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 14 माइनस 11 दैट इज 3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए दैट इज 3। ठीक है, अब ए मैन बॉट अ पीस ऑफ लैंड इतना, ही सोल्ड 10% एट व्हाट गेन। देखिए, एक आदमी 48,000 में जमीन का एक टुकड़ा खरीदा, इसने उसका 2/5 भाग 10% की हानि पर बेच दिया। तो मतलब 10% की हानि पे, मतलब हर एक पार्ट पे 10%, तो उसको लॉस कितना हुआ? तो हम लोग बोल सकते हैं लॉस जो हुआ है उसको 2 पार्ट पे, तो 2 × 10 दैट इज 20% का लॉस हो गया है टोटल। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? 42% के समग्र लाभ अर्जित करने के लिए अगर उसको 42% का प्रॉफिट कमाना है तो उसको कितने में बेचना होगा? तो अगर उसको 42 पे कमाना होगा 42%, तो पांचों पे कमाना है, उसको ओवरऑल करना है, तो वो कितना हो जाएगा? 4 × 20 2 × 10, तो 210% का उसको प्रॉफिट चाहिए था, बट वो ऑलरेडी 20% का लॉस कर चुका है ना। तो उसको अब ओवरऑल प्रॉफिट कितना चाहिए होगा? 230% का, करेक्ट। तो ओवरऑल जो प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा वो 230% हो गया। अब एक बात बताइए, 2 पार्ट तो वो बेच चुका है, तो बेचा हुआ सामान को क्या दोबारा बेच सकता है? नहीं बेच सकता है। तो बचा कितना पार्ट? तो अगर 2/5 भाग में 2 बार बेच दिया, 2 भाग, तो बचा कितना? तो 3 पार्ट बचा, 3 यूनिट बचा। तो अगर हम 230 को 3 से भाग दे दें तो ये आपका कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 76.666 दैट इज 76.67% या फिर 76.7% भी बोल सकते हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग था, तो आपके लिए क्या हो गया? राउंडिंग ऑफ करके 76.7% पे उसको बेचना पड़ेगा, है ना। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में लिए, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग।